आप सबका स्वागत है आज के इस लेसन में। आज का लेसन नंबर 6 है और इसका टाइटल है द फाउंडेशन। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें हैं लेसन नंबर 5 द कंटिंजेंसी फंड पार्ट 1 के रिलेटेड। वहां पे मुझसे एक गलती हो गई थी। जो 27 नंबर पे जो अदर एक्सपेंस कॉलम था, उसका जो कैलकुलेशन था वो मैंने गलती से लिख दिया था 1315, जो गलत है। तो मैं पहले तो आप सबसे माफी चाहता हूँ इस गलती के लिए। और इसका जो करेक्शन है वो नीचे इस प्रकार दिया गया है। तो वो जो 15% है 1,05,000 के ऊपर, वो अमाउंट आती है 15,750। तो आपको इस तरह से कंसीडर करके आगे बढ़ना है। तो जो फाइनल टोटल आएगी वो आएगी 1,20,750। तो इस तरह से आप ये करेक्शन कर सकते हो। तो मैं फिर से आप सबसे माफी चाहता हूं। तो ये कुछ बातें थी लेसन नंबर 5 द कंटिंजेंसी फंड पार्ट 1 की लिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है द फाउंडेशन। तो लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो कुछ इम्पोर्टेंट पिलर्स होते हैं या बेस होता है जिसके ऊपर अगर आप काम करते हो तो आपका सक्सेस गारंटेड हो जाता है। यानी आपकी जो संभावना है सक्सेस बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो बढ़ जाती है। तो अगर पर्सन सजग है तो वो इन चीजों के ऊपर फोकस करेगा। तो हम भी आज इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें 5 एरियाज पर काम करना होता है। और अगर हम इन 5 एरियाज को कंट्रोल में रखते हैं, बैलेंस में रखते हैं, तो हमारी संभावना बढ़ जाती है किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए। तो यहाँ पे ये एक जेनरिक मॉडल है और ये 5 बातें ऐसी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको किसी भी एरिया में सक्सेसफुल बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इनमें कौन सी है ये 5 बातें? ये 5 बातें हैं फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक, और स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक। तो ये 5 बातों के ऊपर अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो आपका सक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या है ये 5 बातें, क्या है ये 5 पिलर्स, स्तंभ, एरियाज जिनके ऊपर आपको काम करना जरूरी है? इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पहले फिजिकल को हम देखते हैं। तो फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल यानी जो हमारे फिजिकल हेल्थ के बारे में दर्शाता है, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है। तो इसमें अगर आप कुछ रूल्स लाते हैं, यानी सक्सेसफुल पर्सन और जो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि सक्सेसफुल पर्सन कुछ रूल्स को फॉलो करता है और उसे वो कंसिस्टेंटली फॉलो करता है, इसलिए फिर उसको वो सक्सेस मिलते रहती है। तो इसी तरह फिजिकल एरिया में आपको अपने शारीरिक हेल्थ के ऊपर यानी फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आपकी कोई समस्या नहीं है, तो आप ठीक तरह से काम कर पाते हो, आप हैप्पीनेस की स्टेट में रह पाते हो, आप पॉजिटिव रह पाते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है? रूल नंबर 1, इसमें आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं कि अगर आपका जो भी उठने का स्केड्यूल है डेली बेसिस पे, उसमें आप अगर 1 घंटा पहले भी उठते हो तो आप साल के लगभग 15 दिन एडिशनल ऐड करते हो। तो ये डिफरेंस हो सकता है एक छोटा सा एक्शन करने के बाद। और ये 1 घंटे में, इन 15 दिनों में आप ऐसे कुछ चीजें कर सकते हो जो आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाने में मदद करेगी। पहले तो ये आपके फिजिकल हेल्थ को ठीक करने में मदद करेगी। और फिर रूल नंबर 2 क्या है कि एक एक्सरसाइज रिजिम सेट कर लो। जैसे आप
रेगुलर वॉक को जाएंगे या फिर योगा को जाएंगे या फिर जिम में जाके कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे जो आपको आपके फिजिकल हेल्थ को सही रखने में मदद करेगी। तो ये हो गया फिजिकल डायमेंशन या फिजिकल पिलर या फिजिकल एरिया रिलेटेड कुछ रूल्स जो आप फॉलो कर सकते हो। वैसे तो इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वे टू वेल्थ क्रिएशन, तो हम ज्यादा करके फोकस फाइनेंशियल पिलर पे करने वाले, लेकिन एक फाउंडेशन का पता होना बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इन बातों को समझ रहे हैं। फिर आता है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ या फिर इसे मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, यानी हम कितने मैच्योर है। तो मेंटल हेल्थ आपको मानसिक जो स्वास्थ्य है आपका, तो उसका इंपॉर्टेंस दर्शाता है। तो इसमें रूल नंबर 1 क्या है कि बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशन। आप अपने विचारों को और आपके अंदर चल रहे इमोशंस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी आपको किस तरह के थॉट्स आते हैं। तो अगर आप सजग है तो आप उनको जान पाओगे, अगर आप सजग नहीं है तो थॉट आ रहे जा रहे, आप एक्शंस कर रहे हो, तो उसमें फिर कोई महत्व नहीं रहता। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या देखने से आपको गुस्सा आता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या सुनने से आपको गुस्सा आता है, आपको पता होना चाहिए कि क्या फील होने से आपको गुस्सा आता है, ताकि फिर आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हो, तो वो एक्शंस को आपको देखना है। तो इस तरह से आपको आपके विचार और इमोशंस के बारे में सजगता को बढ़ाना है। फिर रूल नंबर 2 में कभी भी आपको आपके विचारों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, क्योंकि आपके जो विचार है वो क्षणिक होते हैं और वो सिचुएशन बेस्ड होते हैं। अगर सिचुएशन बाहर अच्छी चल रही है तो आपको अच्छे विचार आते हैं, अगर सिचुएशन बाहर बुरी चल रही है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपके जो विचार है वो गलत आते हैं। और उन जब वो गलत विचार आ रहे हैं, आप कुछ निर्णय लेते हो तो वो गलत ही होता है। तो इसलिए फिर आपको आपके विचारों के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आपको हमेशा एक रिव्यू लेने की आदत डालनी है कि मैं ये करने जा रहा हूं, क्या ये सही है। ये सवाल पूछना है अपने आप से, किसी से नहीं, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हो अपने आप से तो आपकी सजगता की जो लेवल है, जागृति की जो लेवल है, अवेयरनेस की जो लेवल है, वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर रूल नंबर 3 में प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, यानी बहुत बार ये होता है ना कि हमारे मन मुताबिक काम नहीं होता, जैसे कि बच्चे हमारे सुनते नहीं है, तो हमें केवल अपने आप से एक प्रश्न पूछना है कि अगर ये सुन नहीं रहे अभी के लिए, तो क्या मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो ये एक्सेप्टेंस जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है आपके और आपके बच्चों के बीच में, ये एक एग्जाम्पल देने की कोशिश हो रही है, तो उस रेजिस्टेंस को वो कम करता है। अगर वो एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा तो आपको फिर से एक सवाल पूछना है, क्या मैं इस अनएक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यानी अस्वीकार जो हो रहा है उस अस्वीकार को स्वीकार कर सकता हूँ। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि आंसर आएगा हाँ, और फिर आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने की आपको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर रूल नंबर 4 में ऑलवेज रेस्पॉन्ड, रिएक्ट नहीं करना है। आदतवश कुछ सिचुएशंस हमारे सामने आती है तो हम गुस्सा करते हैं, यानी मान लो कि आपके घर में छोटा बच्चा है और वो कुछ दूध का गिलास गिरा देता है, तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते हो। अब वो छोटा बच्चा है, उसमें अगर वो समझ होती तो वो गिलास नहीं गिरा था, लेकिन वो समझ आप में है, तो आपको पहल करनी चाहिए और फिर एक राइट रेस्पॉन्स देना चाहिए। तो राइट रेस्पॉन्स क्या है कि पहले उस जो ग्लास टूटा है उस ग्लास को आपको साफ करना है, ताकि वो बच्चे को ना लगे, क्योंकि वो खेलेगा तो उसको लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये राइट एक्शन है उस सिनारियो में। तो जब आप रेस्पॉन्ड करते हो तो आप सही तरीके से रेस्पॉन्ड करते हो, लेकिन जब आप रिएक्ट करते हो तो आप हमेशा गुस्से में जो पहले आपने किया था वही करते हो, या फिर आप बच्चे को मारने लगोगे। अब बच्चा भी फिर उससे क्या सीखेगा कि ऐसा कुछ होने से तो यही रिएक्शन मिलने वाली है, तो वो फिर उस तरह से अपने बिहेवियर पैटर्न को डेवलप करना शुरू हो जाता है, और फिर वो आपके बारे में कुछ नेगेटिव फीलिंग भी महसूस करता है कि ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि दूध गिरने से क्या होता है।
क्योंकि अगर उसको वो समझ होती तो वो गिराता ही नहीं। वो समझ हमारे पास है तो हमें पहल करके उस सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं मेंटल एरिया से रिलेटेड। फिर आता है फाइनेंशियल, जो हमारा मुख्य है। इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला रूल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी फाइनेंशियल हेल्थ आपको अगर ठीक करनी है तो आपका जो भी इनकम है उसमें से मिनिमम 20% आप पहले खुद को पे करें। क्योंकि आदत वर्ष हम हमेशा सैलरी होने के बाद, पैसे आने के बाद हम दूसरों के बिल्स चुकता करने में लग जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है वो ये है कि आपको अपने आप को 20% पैसे देने हैं आपके इनकम के, और वो 20% पैसे आपको किसी और बैंक अकाउंट में जमा करना शुरू करना है। फिर रूल नंबर 2, क्रिएट कंटिंजेंसी फंड। तो मिनिमम कितना कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए? वो होना चाहिए 6 महीने का। अब ये कंटिंजेंसी फंड क्या है, अगर आपको पता करना है तो आपको लेसन नंबर 5 के जो 2 पार्ट है, कंटिंजेंसी फंड पार्ट 1, कंटिंजेंसी फंड पार्ट 2, आपको वो देखना पड़ेगा। तब आपको जाके समझ में आएगा कि कंटिंजेंसी फंड क्या होता है और क्यों करना चाहिए। फिर रूल नंबर 3 में, टेक टर्म इंश्योरेंस। अभी आदतवश क्या होता है ना कि लोग है ना इतने सारे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उनको बताया जाता है कि 20 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, 30 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट इज, इंश्योरेंस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। यानी इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकता है? इंश्योरेंस आपको रिस्क कवर करने के लिए लेना है। यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समझ जो होनी चाहिए पर्सन में, वो सोच को, वो समझ को गवा बैठता है और जो चल रहा है। क्योंकि लोगों को इस तरह की बातें पसंद है, इसलिए फिर इंश्योरेंस कंपनी कुछ ऐसे प्लान्स लेके आती है, क्योंकि उनको भी तो बिजनेस करना है। क्योंकि उनका जो बिजनेस है, आप जो प्रीमियम पे करते हो उनसे उनका बिजनेस चलता है। तो आपको सजगता से, समझ के साथ ये तय करना है कि आपको पहले अपना रिस्क कवर करना है, और रिस्क कवर करने के लिए आपको उसमें 30 साल बाद, 20 साल बाद आपको क्या मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 30 साल बाद की जगह अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके फैमिली को कितना पैसा मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। तो टर्म इंश्योरेंस ही एक सही इंश्योरेंस होता है, जहां पे आपका प्योर रिस्क कवर होता है। यानी जो आप प्रीमियम पे करते हो उसके प्रीमियम भी बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू जो आपके दूसरे प्लान्स होते हैं। तो लोग इतने सारे इंश्योरेंस लेते हैं कि उनकी पेमेंट पे करने में फिर उनको दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर अभी उन्होंने ऑलरेडी कमिट कर दिया तो फिर उसके साथ वो समझौता भी नहीं करते, समझते भी नहीं है, उसके ऊपर एनालिसिस भी नहीं करते और वो भरते रहते हैं। फिर बाद में रूल नंबर 4 में आपको हेल्थ इंश्योरेंस को लेना है। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आपको इमरजेंसी में प्रोटेक्ट करेगा। फिर आपको आपके घर के लिए फायर पॉलिसी लेनी है, क्योंकि आपका घर बनाते हो, उसमें फर्नीचर बनाते हो, उसमें बहुत सारे कीमती सामान को रखते हो। तो कुछ अगर नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या फिर कुछ हो जाता है तो उससे बचने के लिए आपको फायर पॉलिसी लेना बहुत जरूरी है। और फोकस ऑन एसेट एक्विजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने अब तक मनी साइकोलॉजी को जो ये सीरीज चल रहा है इसमें हम समझ रहे हैं। और ये एसेट एक्विजिशन को कौन सा पैसा यूज करना है, जो रूल नंबर 1 से आता है। तो रूल नंबर 1 क्या है? पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो आप अगर देखोगे तो आपके एसेट हमेशा आपके जो 20% का जो मिनिमम आप बाजू में निकाल रहे हो आपके इनकम, उससे आपके एसेट एक्वायर करना शुरू कर दो, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास काफी समय है इन सारे बातों को करने के लिए। तो फाइनेंशियल डायमेंशन, फाइनेंशियल एरिया जो आपका आर्थिक स्वास्थ्य को रिप्रेजेंट करता है, उसमें आपको पे योरसेल्फ फर्स्ट, क्रिएट कंटीजेंसी फंड मिनिमम फॉर 6 मंथ, टर्म इंश्योरेंस लेना है हमें, और जो आपके बाकी के इंश्योरेंस है आपको देखना है, आपको डिसीजन लेना है कि वाकई उनकी जरूरत है। अगर नहीं है तो आप सरेंडर करके जो भी बेस्ट उसमें कर सकते हो आप कर सकते हो।
लेकिन आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से ये सब करने वाले हो। लेकिन आप आपकी खुद की एनालिसिस भी तो कर सकते हो कि ये जो कर रहे हो ये सही में जरूरी है कि नहीं है, तो आपको पता चलेगा। फिर हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है, फायर पॉलिसी का होना जरूरी है, और फिर फोकस हमेशा एसेट एक्विजिशन पे रखना है। तो हमने ये सारे बातें ऑलरेडी डिस्कस की है, डिटेल में डिस्कस की है कि एसेट क्या होता है, एसेट में क्यों इन्वेस्ट करना है, और फिर किस तरह से ये आपको आगे चलकर मदद करने वाला है। तो ये कुछ बातें थी फाइनेंशियल डायमेंशन के साथ। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है सोशल। सोशल में एक्चुअली जो एरिया है सामाजिक, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर होता है। तो पहले तो आपका खुद के साथ कैसे रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ कैसे रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कलीग्स के साथ आपका कैसे रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको अप्लाई करना है कि बी फ्रेंडली विथ योर सेल्फ। बहुत बार क्या होता है ना कि हम कुछ गलती कर बैठते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं, यानी कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये क्यों किया। तो उसकी जगह ठीक है हो गया, तो उससे कुछ सीख प्राप्त करो और आगे बढ़ो। यानी अपने आप से प्यार करना सीखो। यानी अब फ्रेंडली अगर आप अपने साथ पहले हो पाते हो तो आप किसी के साथ भी फ्रेंडली हो सकने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो सोशल डायमेंशन जो है, सोशल एरिया जो है, वो आपके रिलेशनशिप के ऊपर काम करने में मदद करता है। तो आपको आपके खुद के साथ के रिलेशनशिप, फैमिली के साथ के रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग, इनके रिलेशनशिप के ऊपर आपको सकारात्मक भाव से आगे बढ़ना है। फिर स्पिरिचुअल आता है। अब स्पिरिचुअल में क्या है ना, लोगों का बहुत ही मान्यता होती है या गलत फहमी होती है। स्पिरिचुअल यानी कुछ कर्म कांड है, या इस भगवान के टेम्पल में जाना है, मंडे को उपवास रखना है, फ्राइडे को उपवास रखना है। तो ये सारे एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आप स्पिरिचुअली अच्छे हो, तो ये गलत है। स्पिरिचुअली यानी क्या, अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूर सेल्फ, यानी अपने आप को अपने पहचाना है। कि रूल नंबर 1 में यहाँ पे क्या करना है कि नो योर सेल्फ। आपके इमोशंस को जानिए, आपके फीलिंग्स को जानिए। यानी आप जब गुस्सा होते हो तो किन किन कारणों से गुस्सा होते हैं। यानी आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है। तो इस तरह से अब जब अपने आप को जानना, यानी स्पिरिचुअलिटी, यानी आध्यात्मिक एरिया होता है वो। तो ये अगर आप फिर आप देखोगे कि ये जो 5 डायमेंशंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, और ये आपको एक काबिल इंसान बनाने में मदद करेंगे। और आपको धीरे धीरे इन सब 5 एरियाज के ऊपर साइमल्टेनियसली काम करना है। लेकिन हमारा जो फोकस है वो फाइनेंशियल एरिया पे होने वाला है। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि लाइफ में किसी भी एरिया में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो उसके लिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या करने की जरूरत है। तो आपको इन 5 एरियाज में काम करने की जरूरत है। तो समराइज कर लेते हैं आज के टॉपिक को। तो हमने देखा कि किस तरह से किसी भी एरिया में सक्सेस पाने के लिए आपको इन 5 एरियाज को साइमल्टेनियसली ठीक करने की जरूरत होती है। और वो एरिया क्या है? फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। तो फिजिकल आपके फिजिकल हेल्थ रिलेटेड होता है, मेंटल आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड होता है। मेंटल हेल्थ भी होती है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इससे आपकी मैच्योरिटी डिफाइन होती है, यानी आप किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करते हो ये आपके मेंटल हेल्थ से पता चलता है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप किसी भी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करना जानते हो, वरना नहीं। तो फिर बाद में आता है फाइनेंशियल, आर्थिक। तो फिर आता है सोशल, सामाजिक, और फिर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। तो इस तरह से इन 5 एरियाज में आपको काम करना है। हमारा फोकस रहने वाला है फाइनेंशियल डायमेंशन के ऊपर, फाइनेंशियल एरिया के ऊपर। और हमने फाइनेंशियल एरिया में ऑलरेडी डिटेल में देखा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स करने हैं, क्या डिसिप्लिन के साथ करना है। तो क्या करना है आपको? पे योरसेल्फ फर्स्ट का रूल अप्लाई करना है,
फिर क्रिएट कंटिजेंसी फंड, फिर टर्म इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, फायर पॉलिसी लेनी है और एसेट एक्विजिशन के ऊपर फोकस करना है। तो जब आप ये पहले 5 रूल करते हो तो आप मेंटली पीसफुल हो जाते हो, यानी आपको पता है कि आपके पास कंटिजेंसी फंड है बैकअप प्लान के हिसाब से। तो ये इन शॉर्ट आपका बैकअप प्लान क्रिएट कर रहा है फाइनेंशियली, ताकि आप कोई भी डिसीजन जो लेने हैं फाइनेंस रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड आप आसानी से ले पाते हो। यानी आपको अगर एक बड़ा डिसीजन लेना है, घर खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो उसके लिए अगर आपके ये 5 रूल आपके लाइफ में आपने इम्प्लीमेंट कर लिए तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका बैकअप प्लान रेडी है, आपका रिस्क आपने कवर कर लिया है। तो जब आप ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ते हो तो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ही चेंज आ जाता है और आप सही तरीके से डिसीजन ले पाते हो। तो ये कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। तो हमने देखा कि किस तरह से ये सारी बातें यूज करके हम एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए। तो यही कुछ बातें थी आज के टॉपिक के साथ। आप सबने जो आपका कीमती समय दिया इस टॉपिक को सुनने के लिए, समझने के लिए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।